हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो अपना आ चुका है लेक्चर नंबर 18। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ऑसम सी सीरीज चल रही है, उसका आज 18वां लेक्चर है और हम लोग जीओसी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोगों का जीओसी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। क्लियर नहीं क्लियर। और जीओसी बेटा, जीओसी को भी हम लोग जीओसी 1 कह सकते हैं। यहां पर जीओसी 1 के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर जीओसी 2 के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर नहीं क्लियर। देखो, पूरी जो जीओसी है, जितनी भी जीओसी है, उसको 4 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमारे पास जो होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। कहां पे कौन से बॉन्ड बनते हैं, कौन से बॉन्ड टूटते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। जिस तरीके से कुछ पुराने रिश्ते टूटते हैं, कुछ नए रिश्ते बनते हैं, उसी तरीके से इसमें कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं। तो जो बॉन्ड टूटते हैं और उन बॉन्ड से क्या क्या बनता है, वो सारा यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जीओसी को पूरा हमने 4 पार्ट में बांटा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अब कौन जो हमारे पास बॉन्ड टूटने के बाद जो इंटरमीडिएट बने हैं, उस पे जो इफेक्ट हैं, वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, वो सब टाइप्स ऑफ इफेक्ट में पढ़ेंगे। बेटा, सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अभी आपको समझा रहे हैं कि पूरी जीएसयू को हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। ठीक है, पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग बॉन्ड फिशन, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इफेक्ट, तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीएजेंट। मतलब कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो, तब भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। फाइल मतलब लविंग, इतना तो पढ़ के आए हो गए यार। अगर 11वां 12वां पढ़ के आए हो, तो चूंकि फाइल मतलब लव होता है, तो आप लोगों को इतना तो याद होगा कि फाइल मतलब लविंग होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़ के आए होंगे। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट में, उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चौथा पोर्शन जो हमारे पास होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने तरीके की होती हैं भाई। रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल, सारी रिएक्शन हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे पास रीअरेंजमेंट होता है। ये सारी बातें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी वाला जो पार्ट है, उसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, टाइप्स ऑफ इफेक्ट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें बॉन्ड कितने तरीके से टूट सकते हैं वो पढ़ेंगे, और उसमें इंटरमीडिएट क्या बनते हैं वो पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इस पर डिपेंड होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया और हाइपर कंजुगेशन हो गया, वो इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएजेंट जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वो सर इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो एडिशन हो गई, एलिमिनेशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, रीअरेंजमेंट हो गई, वो 4 रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज की पहली हेडिंग जो लगेगी, वो लगेगी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। ठीक है, चले बेटा लगा ले टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। देखो सर, बॉन्ड फिशन जो होते हैं, डॉक्टर साहब, बॉन्ड फिशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास होमोलिसिस, एक होता है हेटेरोलिसिस। जो हमारे पास बॉन्ड फिशन होते हैं सर, वो 2 तरीके के होते हैं। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे होमोलिसिस के बारे में बात करेंगे। होमोलिसिस एक एक करके बेटा पढ़ेंगे, और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे होता है हेटेरोलिसिस। क्लियर नहीं क्लियर। तो पहले हम लोग होमोलिसिस को डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग हेटेरोलिसिस को डिस्कस करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, कैपिटल ए पे आप ये डाल दीजिए। पहली हेडिंग जो है कैपिटल ए पे पढ़नी चाहिए आपकी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में बेटा। ठीक है, देखिए यही आपकी बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बैकबोन यही है जीओसी। जीओसी अगर आपने ढंग से पढ़ ली ना, तो फिर वहां पर रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगी, अदरवाइज रिएक्शन रटनी बहुत पड़ेंगी आपको। और आप समझ लिए, रिएक्शन रटने में मजा नहीं है, रिएक्शन करने में मजा है। ठीक है, वहां पे हवा में चुटकियों में रिएक्शन आपकी निकलेंगी। और ये ना समझना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता, यहां से क्वेश्चन भी आता है और कॉन्सेप्ट भी बनता है। क्लियर। तो बॉन्ड फिशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पे, बॉन्ड फिशन में होता है होमोलिसिस। ठीक है सर, होमोलिसिस क्या होता है? होमोलिसिस क्या होता है? होमोलिसिस में सर होता यह है कि हमारे पास जो बॉन्ड होता है, जो हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में आप लोगों को मालूम होगा, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ना कहकर हम इससे कोवेलेंट बॉन्ड एक कह रहे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का होगा। दिख रहा होगा आपका।
क्लियर नहीं क्लियर? और खास बात यह है कि यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। देखो होमोलिसिस कहां होती है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पर हम बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। ये देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? बड़ी ही ईमानदारी के साथ ये वाला ए अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला ए जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बिल्कुल ईमानदारी से इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों ही सेपरेट हो गए, बॉन्ड को ब्रेक करा लिया। क्लियर नहीं क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस। ठीक है, होमो मतलब होता है सेम। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, होमो मतलब होता है सेम। ठीक है, और लिसिस का मतलब होता है टूटना। नहीं मालूम आप लोगों को? लिसिस, अरे ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का टूटना, पायरोलिसिस हीट में कुछ टूटना। ठीक है, लिसिस का मतलब टूटना ही होता है बेसिकली। तो यहां पर होमोलिसिस, होमो मतलब सेम, समानता के साथ टूटा गया। समानता, समानता कह रहे सामंथा ना समझ लेना, वो साउथ की हीरोइन जो है क्या वाला गाना है यार। चलो अच्छा ठीक है, वहां मत पहुंचो वरना डिस्टर्ब हो जाओगे। इधर देखो, यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वो समानता के साथ ब्रेक हुआ। समानता के साथ, समानता नहीं, समानता मतलब सेम मतलब सेम का मतलब ये हुआ कि जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन थे वो बराबरी में बट गए। एक ये ले गया, एक ये ले गया। इसको बोलते हैं होमोलिसिस। ठीक है, होमोलिसिस कब होती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो। तो क्या होता है? जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों ही एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। दोनों ही एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। उसको बोलते हैं होमोलिसिस। क्या बोलते हैं सर? इसको होमोलिसिस बोलते हैं। अच्छा, क्या सर इसके कोई और नाम भी हो सकते हैं? हाँ, इसको नाम एक और दिया जाता है, इसको बोला जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन। फिशन का मतलब भी टूटना होता है और क्लीवेज का मतलब भी टूटना ही होता है। आप सबको मालूम है, बुद्धिमान लोग हैं, क्लीवेज का मतलब अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो इसको होमोलिटिक क्लीवेज भी बोल सकते हैं या होमोलिटिक फिशन भी बोल सकते हैं। अच्छा सर, यहां पर जो ये स्पीसीज बन के आई है, ये कौन कौन सी बन के आई हैं? देखो, ये जो स्पीसीज बन के आई है इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। आपसे पूछा जाए फ्री रेडिकल कहां बनते हैं, तो हम कहेंगे जब होमोलिसिस होगी तो उनसे जो स्पीसीज बन के आएगा, जो इंटरमीडिएट बन के आएगा, वो हमारे पास क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल। अभी इसको पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। अभी जो ये स्पीसीज बन के आई इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। ठीक है, होमोलिसिस समझ में आ गई अच्छी तरीके से? बहुत बढ़िया बात है। होमोलिसिस में क्या होता है? दोनों ही स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने अलग अलग हो जाती हैं। इसको सिमेट्रिकल फिशन भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल मतलब बराबर, सिमेट्रिकल कहें, होमो कहें, सब सेम चीज है ना। बात समझ में आ रही है? लेकिन शर्त क्या है? होमोलिसिस कहां होती है? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो। ऐसे लिख दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो। क्लियर नहीं क्लियर? जय हो, ना हो। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये होमोलिसिस जो होती है ये कहां कहां हो सकती है? तो एक तो हमने बता दिया कि जहां जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो वहां पे हो जाएगी। तो आपका सवाल होगा क्या हर जगह सर यही होगा? जहां जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो वहां हो जाएगा? हम कहेंगे देखो इसकी कंडीशंस हैं। अगर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंडीशन देख लीजिए, आप लोग फौरन समझ जाइएगा कि यहां पे होमोलिसिस हुई होगी और यहां पे फ्री रेडिकल बना होगा। क्या कंडीशन है? देखो, सबसे पहले अगर कहीं पर आपको हीट दिख जाए, जैसे रिएक्शन लिखी होती है ना, ये एरो बना होता है, उसके ऊपर आपको हीट लिखी मिल जाए, जैसे 200 डिग्री से ज्यादा, 200 डिग्री से ज्यादा ऐसे लिखी मिल जाए। यहां पे हम लिख रहे हैं बेटा, देखो यहां पर अगर हीट मिल जाए मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर होमोलिसिस हुई होगी और फ्री रेडिकल बना होगा। कहीं पर आपको इलेक्ट्रिसिटी दिख जाए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कभी पढ़ रखी होगी तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा आपने, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल बनते कि नहीं बनते? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तब भी फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, अगर कहीं पर भी हमारे पास लाइट आ जाए, GHT, लाइट का मतलब HNU, आपने देखा होगा कभी कभी रिएक्शन के ऊपर HNU लिखा होता है, लाइट लिखा होता है, तब भी वो फ्री रेडिकल बनाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, और कहीं पर अगर ये आ जाए P का मतलब पेरोक्साइड,
अगर कहीं पर पेरोक्साइड हो तब भी हमारे पास क्या होगा, वहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, और कहां पे हो सकती है सर, यहां पर आर आ जाए, आर का मतलब रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन हो जाए, ठीक है। रेडिएशन जैसे हमने यूवी रेज लिखा नहीं, कभी कभी लिखते हैं यूवी रेस, इस तरीके से लिख देते हैं, तो वहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, फ्री रेडिकल ही बनेगा। और कहां पे हो सकता है सर, एन और हमारे पास वी, ठीक है। एन का मतलब होता है नॉन पोलर, जिसकी पोलैरिटी कहीं पर जीरो हो, जिसका म्यू जीरो हो, जिसका म्यू जीरो आ जाए, म्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाए, वहां पर भी फ्री रेडिकल बन सकता है। और वी का मतलब क्या होता है, वेपर फेज। क्या होता है बेटा, कोई वेपर फेज में हमारे पास हो तब वहां पर भी फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल की कुछ कंडीशंस है, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो अगर कहीं पर रिएक्शन के ऊपर 200 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर लिखा मिल जाए तो आप कहना ये रिएक्शन फ्री रेडिकल होगी। देखो इसके फायदे अभी समझ में नहीं आएंगे, फायदे इसके समझ में आएंगे तब जब ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा अच्छा इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है, अच्छा इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, अच्छा इसमें कार्बोएनायन बन रहा है। तब भागे भागे आते हो सर ये कैसे पता चलता है कि इसमें फ्री रेडिकल बनना है। तब बच्चा आता है कि सर ये कैसे पता चल रहा है कि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, क्योंकि उसने जीओसी पढ़ी नहीं होती मन लगा के, इसीलिए आप यहां से मन लगा के पढ़ें, सवाल भी इसमें आते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करता है। ठीक, देखो ये हमने एक छोटी सी इसकी ट्रिक बनाई है। आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं एनवी सर का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है भाई, फिजिक्स के वो लेजेंड है, कोटा में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, बहुत ही बढ़िया उनके फिजिक्स के लेक्चर रहते हैं, तो बच्चे उनको बहुत एडमायर करते हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनका नाम इस्तेमाल कर लिया जाए अपनी ट्रिक में, तो वो बच्चों की बहुत मदद करते हैं ना, हेल्प करते हैं ना, तो उसी तरीके से हमने इसको बना दिया हेल्पर एनवी। क्या बना दिया बेटा, हेल्प पर, ठीक है, एनवी। अब ये नहीं कहना स्पेलिंग गलत है भाई साहब, स्पेलिंग मत कहना स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग तो यार छोड़ो, हटाओ, टॉपिक चेंज करो। आप लोग हेल्पर याद करो, HELPRNV, इससे आपको याद रहेगा। H मतलब हीट, मोर देन 200 डिग्री, E मतलब इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब क्या होगा, लाइट, P का मतलब पेरोक्साइड, R का मतलब रेडिएशन, N का मतलब नॉन पोलर और V का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, वेपर फेज। अगर ये कंडीशन कहीं बन रही है तो हमारे पास होमोलिसिस होगी, और होमोलिसिस में जो हमारे पास स्पीसीज बन के आएगी वो क्या आएगी बेटा, वो हमारे पास कौन सा आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। ठीक है, कभी आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, बिल्कुल अगर आप लोगों को याद रह गया होगा, अगर आप लोगों ने कभी ये रिएक्शन पढ़ी हो, आप लोगों ने कहा होगा CH4 और प्लस Cl2, उसकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी, उसके ऊपर देखो ऐसे HNU लिखा होता है, याद नहीं याद है, HNU लिखा होता है। ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कैसे होती है सब आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जो हमने यहां पढ़ा इसका महत्व क्या है। ठीक है, जैसे ही HNU हमें लिखा मिल जाएगा, मतलब रेडिएशन दिख गया, इसका मतलब ये हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गई। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कहीं पर पायरोलिसिस हो, 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर दे दिया हमने, तो वहां पर भी हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो करना होता है। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी जाए तब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही हमको करना पड़ता है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। तो हमको यह समझ में आ गया कि होमोलिसिस क्या होती है। होमोलिसिस क्या होती है, अगर हमारे पास जो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड फिशन में पढ़ रहे हैं ना, अगर हमारे पास जो बॉन्ड टूट रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा जो होगा वो सेम होगा, सही से होगा, बराबर बराबर होगा, तो उसको बोलते हैं होमोलिसिस। उसके कई और नाम होते हैं, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक क्लीवेज, और हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल। सारे टर्म एक ही जैसे हैं। ठीक है, मेन बात यह है कि इस होमोलिसिस में बनता क्या है, इस होमोलिसिस में बनता क्या है बेटा, हमारे पास फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे पास, फ्री रेडिकल बनते हैं। दूसरी बात, होमोलिसिस कहां कहां हो सकती है, हेल्पर एनवी। ठीक है, ये याद रहेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, हेल्पर एनवी से हमको ये मालूम चल जाएगा कि होमोलिसिस कहां कहां पाई जा सकती है। क्लियर, चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोलिसिस। क्या पढ़ते हैं बेटा, हेट्रोलिसिस। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही समझ में आएगा जैसे होमोलिसिस पढ़ा था। हेट्रोलिसिस में क्या होता है, हेट्रोलिसिस में होती है बेईमानी। कैसी बेईमानी होती है, देखो अगर दो लोगों का बंटवारा हो और उसमें एक कोई जबरदस्त हो तो क्या होता है, वो सब कुछ लेके निकल जाता है।
है ना। और जो दूसरा आत्मा है वो बेचारा खड़ा देखा करता है, अरे सर ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब लिए चले गए। वैसे ही यहां पर भी होता है। देखो एक बात होती है कि इसमें एक जो है कमजोर होगा और एक हमारे पास जबरदस्त होगा। जबरदस्त का मतलब मजबूत नहीं, ताकतवर नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म में ले रहे हैं। एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी और एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग मान लेते हैं, माना है यहां पर कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। आप चाहे कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने ये माना है कि हमारे पास बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो कौन ताकतवर हुआ, बी या ए? तो इसमें ताकतवर जो हुआ वो बी हुआ। तो बी क्या करता है बेटा, जो ये पार्टनरशिप के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो बी का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है। जो बी होता है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है। देखो एक तो अपना खुद का था वो इसके पास आ गया, ये ए वाला भी लेके चला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो जब एक्स्ट्रा आ गया तो इस पे आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन एक छिन गया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पॉजिटिव भी आयन होता है और निगेटिव भी आयन होता है, ठीक है। तो हेटेरोलिसिस कब होती है, जब कोई एक स्पीसीज जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, ठीक है, तब बॉन्ड टूटे तो उसमें जो उसमें फिनोमेनन होगा उससे बोलते हैं हेटेरोलिसिस। जैसे होमोलिसिस थी वैसे ही हेटेरोलिसिस है। क्लियर नहीं क्लियर? हेटेरोलिसिस के भी कई और नाम हो सकते हैं, जैसे इसको हेटेरोलिटिक फिशन बोल सकते हैं। जैसे वहां होमोलिसिस फिशन बोला था, इसको हेटेरोलिसिस फिशन बोलेंगे, हेटेरोलिटिक फिशन बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं, इसको भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल फिशन बोलेंगे। ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, ये बेईमानी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसमें जो स्पीसीज बन के आते हैं बेटा वो आयंस आते हैं। आयंस चाहे कटायन हो या एनायन हो वो अलग की बात है। क्या आ रहे बेटा, आयंस आते हैं। क्या आते हैं बेटा, आयंस आते हैं। एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगर ये कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकटायन और कार्बोएनायन। अगर ये स्पीसीज कार्बन होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे कार्बोकटायन या कार्बोएनायन। नॉर्मली इसे बोलते हैं ये कटायन है ये एनायन है, मतलब दोनों ही आयन से। मोटे मोटे तौर पे बात हमको ये समझ में आई कि जो हेटेरोलिटिक फिशन होता है उसमें जब बॉन्ड टूटता है तो कौन सी स्पीसीज बनती है बेटा, आयंस बनते हैं। क्लियर? क्या बनते हैं बेटा, आयंस बनते हैं। अच्छा इसकी कंडीशन क्या होती है, ये कब होता है, हेटेरोलिसिस कहां पे होती है? देखो मेनली हमें याद किसको करना था, होमोलिसिस को। मेनली हमें याद किसको करना था, होमोलिसिस को, ठीक है। लेकिन अगर हमको हेटेरोलिसिस के बारे में पूछा जाए, तीन कंडीशन याद कर लीजिएगा बेटा। पहली कंडीशन ये होती है इसमें कि टेंपरेचर कम होना चाहिए, लो टेंपरेचर होना चाहिए, ठीक है, ठीक, लो टेंपरेचर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट हो वो एसिड और बेस हो, एसिड और बेस कैटलिस्ट हो, क्या हो। और तीसरा यहां पर जो होना चाहिए, जो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। वहां पे क्या था बेटा, नॉन पोलर, यहां पर हमारे पास होना चाहिए पोलर। अब वो चाहे PAS हो, पोलर प्रोटिक हो, और या हमारे पास मतलब पोलर प्रोटिक हो या पोलर हमारे पास एसिडिक हो, ठीक है ना, कोई भी हो, ठीक। उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, उसकी डिटेल में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए वहां पर क्या हो बेटा, पोलर हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि बॉन्ड दो तरीके से टूट सकते हैं, एक होमोलिसिस हो सकती है, एक हेटेरोलिसिस हो सकती है। होमोलिसिस में क्या होता है, होमोलिसिस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। हेटेरोलिसिस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें आयंस बनते हैं। होमोलिसिस कब कब हो सकती है, हेल्पर हमको याद है, H फॉर हमारे पास हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर हमारे पास क्या था, लाइट था, ठीक है। और हमारे पास R फॉर मतलब क्या था, रेडिएशन था। P फॉर हमारे पास क्या था, पेरोक्साइड था, ठीक है। और NV का मतलब आपको मालूम है, N का मतलब हमारे पास क्या था, नॉन पोलर था, और V का मतलब हमारे पास क्या था, वेपर फेज था। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अच्छा देखो हमारे पास हमने क्या जाना कि अगर हमारे पास ये एक ए है और ये हमारे पास A और B है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर बनेगा फ्री रेडिकल, आपको मालूम है। अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे बनेंगे आयंस। क्या बनेगा बेटा, आयंस, ठीक है। अगर ये दोनों ही कार्बन हुए, मान लीजिए ये दोनों ही कार्बन हुए, ये कार्बन हुए, तो यहां पर एक बनेगा कार्बोकटायन और एक बनेगा कार्बोएनायन।
क्लियर नहीं क्लियर? एक बनेगा कार्बोकटायन, एक बनेगा कार्बोएनाइन, और ये हमारे पास बना फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास आए इंटरमीडिएट। बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ज्यादातर रिएक्शन जो होंगी वो इंटरमीडिएट के थ्रू होंगी। बात समझ लीजिएगा। जैसे मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन ये है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन ए है और ये हमारे पास बी है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पहले क्या होगा, पहले इसमें से ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद मान लिया ये ए प्लस आया, ये हमारे पास कटायन आ गया। ठीक है, ये कटायन हुआ इंटरमीडिएट। ठीक है, मान लिया ये ए आया और इस पे अटैक किसने किया था, सी ने अटैक किया था, तो ये ए और सी आपस में जुड़ के हमारे पास एसी बना लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? इसके सी के अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होने पर ए पॉजिटिव आया और बी निगेटिव आया, तो ए पॉजिटिव को हमने इंटरमीडिएट माना। अभी इसकी थोड़ी डेप्थ में कम चलेंगे कि हमारे पास सी क्या है, हमने ए को ही इंटरमीडिएट क्यों माना, ये सारी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आपको फील दिला रहे हैं कि हमारे पास इंटरमीडिएट होता क्या है। देखो ये हमारे पास ए इंटर, अभी ये बस इतना समझिए कि ये बना। ठीक है, कैसे बना, क्यों बना, वो सब आगे धीरे धीरे करके आएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास ए हुआ, ये हमारे पास ए को इंटरमीडिएट हमने माना। ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट सी से रिएक्ट करके उसने एसी बना दिया, मतलब ये बना प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट बनने, हमारे पास रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में भी कुछ है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि सारा प्रोडक्ट का फेट मतलब जो इसका भविष्य है, प्रोडक्ट का जो भी भविष्य है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो कितना बनेगा, कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट ही तय करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा या क्या होगा। बात समझे रहना। तो हमको प्रोडक्ट से पहले इंटरमीडिएट को जानना पड़ेगा, इसके नेचर को जानना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट का हमने डीएनए खोल लिया तो पूरी रिएक्शन हमारे सामने खुल के आ जाएगी कि इसमें ये होना है, इसमें ये होना है, आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इंटरमीडिएट के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ठीक है, इसीलिए नंबर 1 पे हमने किसको रखा, होमोलिसिस को रखा, और नंबर 2 को रखा टाइप्स ऑफ इफेक्ट। बात समझे रहना, जो इफेक्ट्स होते हैं वो इन जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो ये इंटरमीडिएट होते हैं, इन पे ही इफेक्ट डालते हैं, और जब इन पे इफेक्ट डालते हैं तो प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए पहले हम लोग को क्या पढ़ेंगे बेटा, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट होते हैं वो किस पे लगेंगे, इन्हीं इंटरमीडिएट पे लगेंगे। बात को समझे रहना, तब कहीं जाके प्रोडक्ट तैयार होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमको इंटरमीडिएट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर नहीं क्लियर? इंटरमीडिएट हमने यहां पे 3 देख लिए। कौन कौन से देख लिए? एक तो हमने फ्री रेडिकल देख लिया, एक हमने कटायन देख लिया, एक हमने एनायन देख लिया। 2 इंटरमीडिएट और होते हैं हमारे पास, एक होता है कार्बीन, एक होता है नाइट्रीन। इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो हम यहां पर कुल मिला के 5 इंटरमीडिएट की बात करेंगे। कार्ब कटायन की बात करेंगे, कार्ब एनायन की बात करेंगे, फ्री रेडिकल की बात करेंगे, कार्बीन की बात करेंगे और नाइट्रीन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लेक्चर आखिर तक देखिए, उसके बाद इसके जो दूसरा लेक्चर है उसको देखिए, फिर तीसरा लेक्चर देखिए। जब ये लेक्चर धीरे धीरे करके आप देखिएगा ना, तब आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल अभी यहां पर एबीसीडी आपको सिखा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अभी जितना बताया जा रहा है उतना समझते रहिए। क्लियर? चलिए, तो हमारे पास कितने, अभी हम लोगों ने कितने सीखे, कार्ब कटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, और 2 कुछ और भी हैं। 2 कुछ और भी, कौन से? एक कार्बीन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नाइट्रीन। ठीक, तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कार्ब कटायन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पहले नंबर पे पढ़ेंगे कार्बो कटायन के बारे में। ठीक है, अच्छा, कार्बो कटायन क्या होता है? देखो, कार्बो लगा है मतलब उस पे कार्बन होगा और उस पे पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझना, उस पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कार्बोकटायन हो गया। ठीक है, कार्बोकटायन के ये 3 बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे, ये देखो तीनों बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कार्बोकटायन किस प्रोसेस से बनता है। आपने अभी 2 प्रोसेस पढ़े, एक होमोलिसिस पढ़ा, एक हिट्रोलिसिस पढ़ा। अगर पूछा जाए कार्बोकटायन किस प्रोसेस से बनता है तो आप कहोगे सर ये हिट्रोलिसिस से बनता है। क्लियर नहीं क्लियर? क्योंकि आयन कहां बनते हैं, वो हिट्रोलिसिस में बनते हैं। क्लियर? तो पहली तो बात यही हो गई, ये बनता कैसे है, किस प्रोसेस से बनता है, हिट्रोलिसिस से बनता है। सर किससे बनता है, हिट्रोलिसिस से बनता है।
अच्छा, और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो ये हमारे पास, इसने इससे बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, तो 2 2 4 2 6, मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पास क्या है बेटा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बात बताइए, इसके पास 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए ना। 2 की ये मांग करेगा ना, डिमांड करेगा ना। ध्यान देना, ये डिमांड करेगा 2 की। ठीक है, बात को समझे रहना। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या कहेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब होता है लविंग, लव, प्यार। ये तो आपको समझ में आता होगा यार, इतना फरवरी का महीना चल रहा है, इतना तो आपको आता ही होगा, लव के बारे में सीखा ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लविंग। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये कैसा बिहेव करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, और एक बात और समझो, इलेक्ट्रोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेकिन साथ में इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी तो है। मतलब 8 चाहिए लेकिन 6 है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। भाई साहब क्लियर नहीं क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल भी है और क्या बेटा? इसका इनकम्प्लीट इसका ऑक्टेट है। बात समझ रहे ना बेटा? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, इनकम्प्लीट इसका ऑक्टेट है। अच्छा, अगर पूछा जाए ये हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर से घिरा पड़ा है, तो आपको मालूम है इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब समझ में आया? बॉन्ड, ये देखो आप लोगों ने कहीं ना कहीं वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो इसमें कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड है और तीनों ही तीनों हमारे पास कौन से? सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन सर और आपसे पूछ लें, सारी इंफॉर्मेशन है। देखो कार्बोकटायन को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। छोटी सी बात और पूछते हैं, सर अगर इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर इसमें कोई दिख रहा है? कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है ना। तो लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडेशन देखा जाए तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2, मतलब इसका हाइब्रिडेशन कैसा आएगा बेटा? sp2 आता है। और जो sp2 हाइब्रिडेशन आता है तो इसका शेप कैसा होगा? sp2 का शेप कैसा होता है सर? जल्दी बताइए, बोलिए। sp2 का शेप, चलिए sp2 का शेप आप बताइए हमें क्या होता है। ठीक है, तो ये इसके पास इसकी हो गई जानकारी हमारे पास। ठीक है, ये इसकी हो गई जानकारी। कौन कौन सी हो गई? हेट्रोलिसिस हो गई। और हमारे पास ये हमको लेक्चर में हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए कि sp2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। बात को समझे रहना, क्लियर नहीं क्लियर? सॉरी, इसका शेप कैसा होगा हम नहीं बताएंगे, इतना तो आप लोग इनऑर्गेनिक पढ़ के आए होगे यार। चलो खैर कोई बात नहीं, इसका आपको शेप बताना होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, sp2 हो गया, इसका शेप आप बताइएगा। क्लियर? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने कार्बोकटायन से निकाल ली। कौन कौन सी हो गई? ये बनता कैसे? हेट्रोलिसिस से बनता है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है और इसका शेप कैसा रहता है वो आपको बताना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, कार्बोनाइन पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें रह गई, देखो क्या यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा कहलाएगा? ये हमारे पास होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा बेटा? डायामैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी कहीं पे बढ़ा लीजिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा बेटा? डायामैग्नेटिक कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, चलिए इसे भी मिटा देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करते चलिएगा बेटा। ठीक है, चले इसके बाद दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास कार्बोएनाइन। दूसरे नंबर पे होता है कार्ब एनायन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास C, ये निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव हो गया, इसके पास भी 3 बॉन्ड हुए। ठीक, अच्छा
पहली बात बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये बनता कैसे है, चाहे कार्बोकटायन हो चाहे कार्बोनाइन हो, वो हेट्रोलिसिस से बनता है। आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। ये बनेगा सर हेट्रोलिसिस से। किससे बनेगा बेटा, हेट्रोलिसिस से बनेगा। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो जरा देखिएगा 2 2 4 2 6। अच्छा, निगेटिव का मतलब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए भाई। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक इसका खुद हुआ और एक छीन के लाया हुआ है, तो निगेटिव का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है भाई। निगेटिव इस पे क्यों आया होगा, क्योंकि जब हेट्रोलिसिस हुई होगी तो बीच के जो बॉन्ड बना होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लाया होगा ना। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो हुए, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इसका ऑक्टेट ठीक ठाक पूरा है, ऑक्टेट पूरा है ना। अच्छा, इसका हाइब्रिडेशन सर क्या होगा, देखो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर तुमको दिख रहा है, यहां पे लिख देते हैं। यहां पर क्या है हमारे पास 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और 1 हमारे पास क्या है होता है बेटा, लोन पेयर होता है। एक हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, तो 3 और 1 4 हुआ, 3 और 1 4 हुआ। 4 का मतलब इसका हाइब्रिडेशन कैसा हुआ, sp3 हो गया बेटा। इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो गया बेटा, sp3 हो गया। क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा, एक बात और बताइए सर, ये बिहेव कैसे करता है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनको हम बता दें, N फॉर निगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल। जहां जहां आप निगेटिव देखिएगा उसको कहिएगा न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हालांकि इसको हम लोग टाइप्स ऑफ रिएजेंट में पढ़ेंगे, अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे। कहां पर, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में पढ़ेंगे, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिटेलिंग करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि ये बिहेव कैसा करता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से होता है। इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, एक लास्ट मोर क्वेश्चन और ये बताइए सर, क्या इसके पास आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सबके सब पेयर्ड है। इसका मतलब ये भी कैसा बिहेव करेगा, डायामैग्नेटिक। आपको मालूम होगा ना, आपको मालूम होगा, अभी लिखते चलिए सर। आपको मालूम होगा कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हम ही ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। क्लियर, चले नोट करिए बेटा इसको फटाफट। ठंडक बहुत बढ़ चुकी है फरवरी के महीने में भी। ठीक है, sp3 का भी जो हमारे पास शेप होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ढूंढ के लेके आइएगा। sp3 का क्या शेप होता है, sp2 का क्या शेप होता है, सब हमने अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। क्लियर, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोनाइन हो गया। लास्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे होता है, देखो ये हमारे पास स्पीसीज हुई, इसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। बेटा इसकी इंफॉर्मेशन आप बताइए, चलो डॉक्टर साहब बताइए इसकी इंफॉर्मेशन बताइए। ये बनता कैसे है, हम सीख क्या है, ये बनता है होमोलिसिस से। किससे बनता है बेटा, होमोलिसिस से। बेटा अभी आप लोग क्या करिए, इसके नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, जब नोट्स बन जाएंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर नहीं क्लियर, होमोलिसिस हो गया। ठीक है, फिर आप हमको बताइए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। आप कहेंगे 2 2 4 2 6 और एक हमारे पास ये भी तो है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कैसा हुआ, इसी के ब्रैकेट में लिखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका भी, ऑक्टेट इसका भी सर पूरा नहीं होता है। चलिए और क्वेश्चन बताइए, क्या इस पे कोई भी चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी दिखाई दे रहा है, नहीं, ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ये स्पीसीज कैसी है बेटा, न्यूट्रल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल होने के साथ साथ ये एक इलेक्ट्रॉन को चाह भी तो रहा है, क्योंकि 7 ही तो इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8, तो एक इलेक्ट्रॉन की चाहत भी तो इसके दिल में उमड़ रही होगी। तो उस चाहत के लिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इसे क्या बोलेंगे, आशिक नहीं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। आशिक है, आवारा है,
दीवाना है। देखिए पिक्चर, हाँ पिक्चर ही देखो बस। तुम लोग नीट का एग्जाम देने आए हो, IIT का एग्जाम देने आए हो, पिक्चर देख रहे हो हैं। गुरुजी आप तो बहुत देखते हैं। अरे जब तुम गुरुजी बन जाना कहीं तब तुम भी देख लेना यार। गुरुजी जब पढ़ते थे तब इतनी पिक्चरें थोड़ी ना देखते थे। चलिए देखिए, ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रल स्पीसीज है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग भी होता है। चलिए और देखो इसी में सब जवाब है, आपको कुछ रटना नहीं है। अच्छा इसमें एक बात और बताइए सर, क्या इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो अंटे पर रखा हुआ है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अंटे पर रखा हुआ है, दूर से चमक रहा है वो एकदम ललाट की तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। सर ये जो हमारे पास कहलाएगा ये होगा पैरा मैग्नेटिक। क्लियर नहीं क्लियर? ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई किसकी बेटा, फ्री रेडिकल की हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई, ठीक है। चलिए इसका जो है हाइब्रिडेशन बता दिए सर, हाइब्रिडेशन बता दिए क्या होगा। देखो 1 2 3 ये हमारे पास 3, इसके पास 3 हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम गिन नहीं सकते, या तो बॉन्ड पेयर हो या तो लोन पेयर हो, ठीक है। तो 3 सिग्मा की वजह से इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा बेटा वो sp2 आएगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2। अब सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो हाइब्रिडेशन हमारा टॉपिक है नहीं, अगर किसी को हाइब्रिडेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको हम अलग से कभी समझा देंगे, ठीक है ना। यहां पर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास फ्री रेडिकल जो होता है वो कैसा बनता है, होमोलिसिस से बनता है। उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है और sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आइए अपनी 4th स्पीशीज पे हम लोग बढ़ते हैं, 4th इंटरमीडिएट पे बढ़ते हैं। हमारे पास चौथा इंटरमीडिएट होता है सर कार्बीन। जो हमारे पास 4th इंटरमीडिएट है, 4th जो हमारे पास इंटरमीडिएट होगा उसे बोलते हैं कार्बीन। अच्छा अब सर ये क्या बला है, हमने कार्बन तो बहुत सुना है लेकिन कार्बीन का नहीं सुना। तो आप लोगों को मालूम होगा कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कैसे टेट्रावैलेंट होता है सर? हालांकि हम बता चुके हैं फिर ही बता देते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6, ठीक है। इन 6 इलेक्ट्रॉनों का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कहोगे 1s2 2s2 और 2p4 कहोगे। फिर हम कहेंगे यहां पर हमारे पास p में 3 होते हैं और 2 में ये हमारे s में 2 हो गए और इसमें 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉरी 2p2 होता है, वेरी सॉरी 2p2 होता है। बहुत बहुत माजरत, बहुत आपसे जो है माफी चाहते हैं। 2p2 होता है, 6 होते हैं ना, 2 ये हो गए और 2 उधर, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। तो कार्बन में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है तो 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। इस कार्बन में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाता है, ये भी बॉन्ड बनाता है, ये भी बॉन्ड बनाता है, ये भी बॉन्ड बनाता है। 4 के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं कार्बन कैसा हो गया, टेट्रावैलेंट। कैसा हो गया बेटा, टेट्रावैलेंट। लेकिन अगर इसी कार्बन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से मना कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से मना कर दें, तब उसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बीन। अगर ये जो हमारे पास 4 कार्बन टेट्रावैलेंट होता है ना, कार्बन की 4 भुजाएं होती है, देखो इस तरीके से होता है ना। तो एक यहां पर बॉन्ड बना रहा है, एक यहां पे बॉन्ड बना रहा है, एक यहां बॉन्ड बना रहा है, एक यहां बॉन्ड बना रहा है। जब तक कि इसकी टेट्रावैलेंसी होती है तब तक इसे बोले हैं कार्बन। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने से मना कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से मना कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन। कैसे? देखो हमारे पास होता क्या, ये कार्बन हुआ, इसने 2 बॉन्ड इस तरीके से बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉनों ने मना कर दिया कि हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तब इस जो ये हमारे पास स्पीशीज आएगी इसे हम लोग बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं सर, कार्बीन। बात समझ में आ रही है कि कार्बीन क्या हो गई? कार्बन और कार्बीन में क्या फर्क है? कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बीन कैसा होता है, बाइवैलेंट होता है। बात समझ में आई? बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है, 2 बॉन्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड बनाने से मना कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ा कार्बीन क्या होता है। अब कार्बीन के बारे में सबसे पहली नॉलेज जो हमारे पास आई निकल के वो ये आई कि कार्बीन जो होता है वो बाइवैलेंट होता है। कैसा होता है बेटा,
बाई वैलेंट होता है, एक बात हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? पहला हमारे पास क्या हो बेटा, कार्बिन कैसा होता है हमारे पास, बाई वैलेंट होता है। दूसरी अगर इसमें हम लोग बात करें, दूसरी इसमें बात करें, दूसरी इसमें हम लोग अगर बात करें, दूसरी इसमें अगर बात करें तो ये बताओ, क्या हमारे पास जो ये बाई वैलेंट है, जो हमारे पास ये कार्बिन है, ऐसे ऊपर लिख देते हैं यहां पर अभी समझने के लिए। देखो ये हमारे पास ऐसे ये दो बॉन्ड बना दिए, ये दो ठो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन आपको दिखा दिए। अब एक बात बताइए आप, क्या कार्बिन जो है, कार्बिन हमारे पास इसका ऑक्टेट पूरा है? नहीं। कैसे नहीं पूरा है? इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? दो इस बॉन्ड में, दो इसमें 4 और दो इसमें 6, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। भाई साहब कहीं स्पेलिंग गलत आ जाए तो क्षमादान दे दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, ऐसा ना हो गुस्सा आना कि सर स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। सर मेरी जिम्मेदारी यहां पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाने की है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना हो तो किसी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को ले और उसे जो है घोल के पी जाए। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हमको दिख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसका हाइब्रिडेशन देखें तो देखो 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो 2+1 की कंडीशन है बराबर 3। 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। इसका सर हाइब्रिडेशन कैसा होता है, sp2 होता है। अच्छा, तीसरी इसमें चौथी बात जो उसमें देखना है, क्या सर इसमें कोई चार्ज आपको दिख रहा है, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ न्यूट्रल। कैसा हुआ बेटा, न्यूट्रल हुआ। अच्छा, न्यूट्रल होने के साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी तो है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब यह होगा ये इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, इसके दिल में भी अरमान उमड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अरमान है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, तो इसलिए इसको भी बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर नहीं क्लियर? ये भी कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है और बिहेव कैसा करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से। क्लियर? देखो बिल्कुल एक एक इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, कार्बिन क्या होती है और कार्बिन की क्या क्या फंक्शनैलिटी है। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसमें भी कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। सिर्फ अगर याद करना है तो एक को याद करिए, जो हमारे पास कौन सा होता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होता है, बाकी सब डायामैग्नेटिक होते हैं, चाहे कार्बिन हो, चाहे हमारे पास कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बोएनायन हो। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीजें आप लोगों को बहुत मजेदार लग रही है। ये हमारे पास कार्बिन की इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक। अच्छा सर, कार्बिन जो होती है वो 2 तरीके की होती है। कार्बिन जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक कार्बिन जो होती है, पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, और दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। और कुछ बहुत होशियार बच्चे होंगे वो कहेंगे सर सिंगलेट के बाद तो डुप्लेट आता है, डुप्लेट कार्बिन नहीं पढ़ाई। तो गधो, डुप्लेट कार्बिन नहीं होती, ट्रिपलेट कार्बिन होती है, सिंगलेट कार्बिन होती है। तो दोनों में फर्क क्या है, सिंगलेट में और ट्रिपलेट में फर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो सिंगलेट कार्बिन होती है उसमें क्या होता है, देखो कार्बन हमारे पास 6 था, इसका हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो 1s2 आया था, कर देते हैं फिर से, 1s2 आया था, 2s2 आया था, इस बार गलत नहीं करेंगे, 2p2, 2p2। कुछ लोग बिल्कुल दांत चियांक बैठे होंगे, सर अब की फिर गलत लिखेंगे तो मजा आएगा। अब इतना मजा थोड़ा लोगे। क्या होता है इसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, और एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। तो पहली बात ये होती है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर, इसका एक्साइट होके यहां नहीं जाता, पहली कंडीशन तो यही होती है। अगर हम सिंगलेट कार्बिन के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंगलेट कार्बिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप करके यहां नहीं पहुंचता है। क्लियर नहीं क्लियर? दूसरी बात ये हो गई, इसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होता है। कैसा होता है बेटा, sp2। ये क्या करता है, ये अपना एक s लेता है, इसका ये वाला पी लिया और इसका ये वाला पी लिया, 2 पी को मिला के ये sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज बना लेता है। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान दीजिएगा, ये वाला s, ये वाले p का, ये इसको अगर px को हो तो ये हमारे पास py होगा, ये हमारे पास pz होगा, और ये हमारे पास s वाला है। ये s वाला ऑर्बिटल जो होता है px और py के साथ जो है हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेता है। ध्यान दीजिएगा,
बात समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 हमने यहां बना दिए। नाम हमने इसको sp2 क्यों दिया? क्योंकि इसका एक s है और 2 p लिए, इसलिए sp2 दे दिया। तो देखो इसमें कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे। इसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो इसमें pz वाला होता है वो सर खाली पड़ा रह जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर? थोड़ा सा लेवल बढ़ना शुरू हो गया बेटा, एडवांस लेवल आना शुरू हो गया है। क्लियर? तो हमारे पास सिंगलेट कार्बीन जो होती है, सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है? तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात ये एक्साइट होकर यहां नहीं पहुंचता। दूसरी बात है ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कर लेता है। मतलब ये क्या करता है? इसके जो 2 p के जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उसको निकाल के उससे हाइब्रिडेशन कर लेता है। sp2 के 3 बन जाते हैं। पहले में 2 आएंगे, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 1। अच्छा, एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अभी आप लोगों को कार्बीन बता चुके हैं, कार्बीन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से मना कर देते हैं। तो इसमें कौन वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं? तो जो ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सेम स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है वो बॉन्ड बनाने से मना कर देता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ पाए जाते हैं। तो कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन को लिखने का एक तरीका यह बन जाता है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लिखे जाते हैं इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, कहीं कहीं पर उसका एक तरीका सर यह भी होता है, ये हमने 2 बॉन्ड लगा दिए और यहां पर हमने एक डिब्बा ऐसे बनाया और यहां पर एक डिब्बा बना दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिख दिया। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहना, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिख दिया। ये हमारे पास क्या हुआ? सिंगलेट कार्बीन। ध्यान देना, कौन से ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे। कार्बीन में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते। ये आपको मालूम है अच्छे तरीके से। बात समझे रहिएगा इस चीज को। क्लियर? शुरुआत में हम लोग ये बात कर चुके हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अच्छा, इसमें कुछ और बातें, आपको 1-2 बातें और बता दें जल्दी जल्दी। ठीक है, एक बात और समझिए। हाइब्रिडेशन तो इसका आप लोग समझ ही चुके हो कि sp2 हो गया। ठीक है, याद कर लिए, sp2 इसका हाइब्रिडेशन हो गया। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये बताइए, क्या इसमें कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको जो नॉन बॉन्डिंग में हो? जो नॉन बॉन्डिंग में हो, जल्दी बताइए, जो नॉन बॉन्डिंग में हो कहीं पर भी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, नॉन बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों ही पेयर्ड हैं, इनकी बात नहीं करेंगे, ये तो बॉन्ड बनाएंगे ना। जो बचे हुए उनकी बात कर रहे हैं। तो नॉन बॉन्डिंग में ये हमारे पास कैसे है? पेयर्ड है। और अगर ये पेयर्ड होंगे तो हमारे पास सिंगलेट कार्बन, जो हमारे पास सिंगलेट कार्बन होगा वो कैसा होगा बेटा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, आप लोग ये अनपेयर्ड देख के ये मत कहिएगा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे, ये तो बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, तो बॉन्ड बना लेंगे ना। ये बॉन्ड नहीं बना रहे ना, इनसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे पास डायामैग्नेटिक है, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात बताइए, इसका हाइब्रिडेशन कितना हुआ बेटा? sp2 हो गया, sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा, sp2 का जो 2 कंडीशन होती है, आप लोगों को मालूम होगा। अगर sp2 आप पढ़ के आयोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई दे रहे हैं। sp2 पढ़ के आयोगे तो sp2 में आप लोगों ने प्लेनर पढ़ा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर एक स्ट्रक्चर होता है। याद है नहीं याद है? अच्छा, थोड़ी सी बात इधर समझा देते हैं हम। अगर sp2 हाइब्रिडेशन आप पढ़ के आए होगे तो sp2 में क्या होता है? sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा? 3। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सॉरी, sp2 में वेस्प कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, वेरी सॉरी। ठीक है, sp2 में कितना होता है? 3 इसका वेस्प आता है। मतलब यहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की बात हो रही है। थोड़ा सा हम लोग ट्रैक से हट रहे हैं। जिनको इनऑर्गेनिक आती है थोड़ी सी, वो उस बात को समझेंगे, और जिनको इनऑर्गेनिक इतनी नहीं आती है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ के आए हैं, वो सिर्फ इसको याद करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? वो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब उनको ये समझ में आएगा। लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी सी पढ़ के आए उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? इसकी 2 कंडीशन होती है, या तो 3 के तीनों बॉन्ड पेयर हो, और या इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और साथ में एक लोन पेयर भी हो। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, तो ये कंडीशन जो हमारे पास कार्बीन की दिख रही है उसमें क्या है? देखो, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, एक लोन पेयर दिख रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? हालांकि इसे लोन पेयर कहते नहीं, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हुआ, मतलब 2+1 की कंडीशन आई। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर जो इसका बनता है, देखो इस तरीके से बनना चाहिए था। देखो ऐसे ऐसे
ये बनता ना, तो इसमें एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। क्या आ गया बेटा, लोन पेयर आ गया। ध्यान देना, इसमें एक क्या आया, लोन पेयर आ गया, ठीक है। और हमारे पास दो कैसे, ये हमारे पास कैसे हैं, दो बेटा बॉन्ड पेयर आ गए। अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड, सॉरी हमारे पास एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप कैसा हो गया, ये तुमको वी शेप नहीं दिख रहा। हालांकि इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से बनाया जाए, ये हमारे पास, तो कुछ लोग इसको इन्वर्टेड वी भी बोलते हैं, और अगर ऐसे बनाया जाए तो ये हमारे पास कुछ वी शेप हो जाएगा, तो इसको वी शेप भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी इसको वी शेप लिखती है। तो इस जो सिंगलेट कार्बिन है, इसका शेप कैसा आता है बेटा, वी शेप आता है, या इसको बेंट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी बेंट भी बोलती है, मुड़ा हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार, इसका शेप कैसा हुआ, बेंट शेप, ठीक है। इसको ट्राइगोनल प्लेनर ना कहिएगा। अगर हमारे पास ये लोन पेयर ना होता और तीनों ही बॉन्ड होते तो कैसा होता, तो बेटा स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता, ये देखो, ये ट्राइगोनल बन जाता ना, बन जाता, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। हालांकि लेक्चर को थोड़ा हमने स्ट्रेच कर दिया है इनऑर्गेनिक की तरफ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सीधे सीधे याद करना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडेशन होगा और इसका शेप कैसा होगा, वी शेप होगा, या इसे हम लोग बेंट शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट। क्लियर नहीं क्लियर, वी शेप होगा और बेंट शेप होगा, क्लियर। अच्छा, क्या है बेटा, ये हमारे पास ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, नहीं, ये ऑफ बाउ को फॉलो नहीं कर रहा, ऑफ बाउ को वॉयलेट कर रहा है। ऑफ बाउ ने तो ये बताया था कि चारों ऑर्बिटल भरने चाहिए, ठीक है, ये ऑफ बाउ को वॉयलेट कर रहा है। क्लियर निकला, तो इसको हम लोग लिख लीजिएगा यहां पर, लास्ट वाला पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, इट वॉयलेट्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। आप लोगों ने मालूम होगा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ऐसे सुना होगा ना। क्लियर नहीं क्लियर, यहां पे देखिए, कहां पे, ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास इसका यहां पे इसको एक्साइट करके यहां पे जाना चाहिए था, इसका हाइब्रिडेशन यहां से होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर नहीं कर रहा है, तो ये ऑफ बाउ के प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। कभी और मौका लगा तो हम बताएंगे कार्बीन में ऑफ बाउ का प्रिंसिपल कैसे वॉयलेट हो रहा है। अभी थोड़ा सा आपको सिर्फ इतना समझना है, देखो ये कुछ इनऑर्गेनिक के टर्म यहां पे आ रहे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम साइड बाय साइड करके चल रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा उलझ ना जाएं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो अभी आप बस इतना लिख लीजिए, इट वॉयलेट्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्लियर, कंफर्म, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, एक और क्वेश्चन हो गया, इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम एक और होता है, इसको बोलते हैं हॉट मेथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, हॉट मेथिलीन, ठीक है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है हॉट मेथिलीन भी नाम दिया जाता है। क्लियर, तो इसके सारे कैरेक्टर आपको समझ में आ गए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, सर इसका नाम सिंगलेट क्यों पड़ा, इसको हम लोग सिंगलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। तो सर इसकी एक वजह होती है। क्या वजह होती है, एक वजह ये होती है कि एक टर्म होता है स्पिन स्टेट। क्या होता है सर, स्पिन स्टेट होता है, उसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ 2s + 1, ठीक है, मॉड ऑफ 2s + 1, ठीक है। अब हमारे पास देखो, जो हमारे पास s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पिन है ये बताइए, स्पिन क्वांटम नंबर समझ में आ रहा होगा, s ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास बॉन्डिंग में थे, अगर आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, ये आपने बनाया होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये px है, ये हमारे पास ये हमारे पास sp2 था, ये हमारे पास sp2 था, ये हमारे पास sp2 था। ये देखो, एक ऊपर एक नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो सर बॉन्डिंग वाले होंगे, जो हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हम देखेंगे किसमें, इसमें देखो, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ है। तो जो ये हमारे पास s है, तो s का मतलब स्पिन होता है, स्पिन, तो इसका क्या निकलेगा बेटा, 2 आ जाएगा। देखो, अब 2 में एक की स्पिन ऊपर की तरफ है, तो उसको हमने बोला +½ और दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ है, तो उसको बोला हमने -½ ठीक है, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया और यहां पे लगाया +1, ठीक है। तो जब इसकी हम बात करेंगे, ये +1, ये +½ और -½ मिलके ये बन जाएगा 0, और 0 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 0, और 0 + 1 मतलब 1 आया। तो चूंकि यहां पर इसकी स्पिन स्टेट 1 आ रही है, इसलिए इसका नाम हम लोग सिंगलेट कार्बीन रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका नाम सिंगलेट कार्बीन क्यों हुआ, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन हेडिंग लगा लिएगा, ट्रिपलेट कार्बीन। दूसरे नंबर पे ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है,
ट्रिपलेट कार्बिन की अगर हम लोग बात करें, सर ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, कैसे बनती है? देखो जैसे जैसे हमारे पास सिंगलेट कार्बिन थी वैसे ही ट्रिपलेट बनती है। कैसे बनती है? देखो ये हमारे पास कार्बन 6 होता है, 6 में क्या होगा बेटा, 1s2 होगा, कॉमा 2s2 होगा, कॉमा हमारे पास 2p2 होगा। यहां पे क्या होता है सर, देखो ये हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां पर क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सर इसमें क्या होता है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp होता है, पहले ही हम बता दे रहे हैं। मतलब क्या होगा, sp का मतलब क्या होगा सर, ये यहां से एक s का इस्तेमाल करेगा और सिर्फ एक ही p का इस्तेमाल करेगा, एक ही p का इस्तेमाल करेगा। देखो ये px, py एंड pz, ठीक है, ये एक s का इस्तेमाल करेगा और एक ही p का इस्तेमाल करेगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से इन दोनों का तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और ये दोनों खाली पड़ रह जाते हैं। अच्छा इसमें एक काम और भी होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें से ये एक एक्साइट करके यहां भी पहुंच जाता है, ठीक है। देखो हमारे पास जो सिंगलेट कार्बिन था, सिंगलेट कार्बिन में वो वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर रहा था। सिंगलेट जो कार्बिन था उसमें जो हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट करके यहां पहुंच जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक s और एक p मिलके यहां पर सिर्फ 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है। एक s और एक p मिलके क्या बनाएगा बेटा, sp, और यहां पर भी क्या बनाएगा, sp। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन नल्ले पड़े रह जाएंगे, मतलब अलग। ये हमारे पास py हो गया, ये हमारे पास py हो गया और pz हो गया। अब इसमें खास बात यह है कि हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा बेटा, जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे वो भी अनपेयर्ड है। जो बॉन्डिंग के हैं वो तो अनपेयर्ड है ही हैं, जो बॉन्ड बनाएंगे, देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन तुमको देख रहे हैं, 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 बॉन्ड बनाएंगे और 2 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो बॉन्ड बनाएंगे वो भी अनपेयर्ड है और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो भी अनपेयर्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो भी अनपेयर्ड है। तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से बेटा बन जाता है, ये हमारे पास 2 बॉन्ड हो गए, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां पे रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अनपेयर्ड हैं, अलग अलग जगह पे फुट हैं, इसलिए लिखते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बना देते हैं कि हमने ये कार्बन बनाया और देखो एक डब्बा यहां बनाया और एक डिब्बा यहां बनाया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर नहीं क्लियर? तो ये भी एक तरीके का कार्बिन हुआ। ये हमारे पास कौन सा हुआ, ट्रिपलेट कार्बिन। वो कौन सा हुआ, सिंगलेट कार्बिन। अच्छा इसकी क्या खास बात है बेटा, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसमें लिख लिएगा फॉलोज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्लियर नहीं क्लियर? एक बात हो गई। दूसरी बात, वो हमारे पास हॉट मिथिलीन था, इसको हम लोग कोल्ड मिथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोल्ड मिथिलीन। हमारे पास जगह कम है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, कोल्ड मिथिलीन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा तीसरी बात, अगर इसमें हम आपको बताएं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा तो sp होगा, आपको मालूम है। अच्छा चौथी बात एक और समझिए, क्या समझिए सर, क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है सर। देखिए यहां पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, जबकि हमारे पास सिंगलेट कार्बिन जो था वो हमारे पास डायामैग्नेटिक था, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? ये हमारे पास कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? जल्दी बोलिए, कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अच्छा चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसका मतलब ये इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। उसका शेप कैसा था, उसका कैसा था, बेंड शेप, या हमारे पास वी शेप था। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो सिंगलेट कार्बिन और डुप्लेट कार्बिन, सॉरी सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, उसमें हमने आपको बताया था, उसमें हमने आपको क्या बताया था, क्या बताया था? उसमें हमने ये बताया था कि उसको सिंगलेट क्यों बोलते हैं, इसमें हम बताएंगे इसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं। तो स्पिन स्टेट का फार्मूला क्या होता है, 2s का मॉड प्लस 1, ये स्पिन स्टेट है। ss का मतलब बाद में पूछना सर ss क्या होता है, स्पिन स्टेट हो गया, और ये s का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोगों ने इसमें बनाया होगा, देखा होगा कि इसमें ये देखो, देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अनपेयर्ड है और सबकी स्पिन स्टेट एक ही है ऊपर की तरफ। तो जो हम नॉन बॉन्डिंग वाले 2 होते हैं उनको ले लेते हैं,
बॉन्डिंग वाले से तो मतलब है नहीं, जो नॉन बॉन्डिंग वाले दो उनको ले लेते हैं, उनकी स्पिन स्टेट चेक करते हैं, वो सिमिलर डायरेक्शन में, देखो सिमिलर डायरेक्शन में दिख रही है कि नहीं दिख रही, ऊपर की तरफ सिमिलर डायरेक्शन में दिख रही है, इसका मतलब दोनों की वैल्यू ही कैसी होगी, प्लस हाफ। पहले वाले के लिए भी प्लस हाफ होगा और दूसरे वाले के लिए भी प्लस हाफ होगा, और साथ में ये 1 आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसको जब देखा जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो, प्लस हाफ, प्लस हाफ कितना हुआ, इसकी वैल्यू आई 1, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आया इज इक्वल टू आया 3। ये 3 आया, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। क्या बोलते हैं सर? ट्रिपलेट कार्बिन। वो हमारे पास क्या था, सिंगलेट कार्बिन, ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रिपलेट कार्बिन। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, मेरी आदत भी पड़ गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ट्रिपलेट कार्बिन हो गया। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, सर स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिंगलेट कार्बिन की या ट्रिपलेट कार्बिन की? अच्छा, डुप्लेट क्यों नहीं होता, समझ में आया? डुप्लेट कार्बिन क्यों नहीं होता, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। ट्रिपलेट कार्बिन जो, अरे सॉरी, हमारे पास स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा होती है? तो आप ये कहेंगे जो हमारे पास सिंगलेट कार्बिन होता है उसका शेप ये होता है, बेंड शेप होता है। ठीक है, बात समझे रहना। क्लियर नहीं क्लियर? और ऊपर की तरफ क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्लियर? अच्छा, यहां पर अगर इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास जो ट्रिपलेट कार्बिन है, इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ट्रिपलेट कार्बिन को। क्लियर नहीं क्लियर? जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है बेटा, उसका शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका एंगल तकरीबन 103 डिग्री के आसपास आता है, 103 डिग्री के आसपास आता है, और इसका एंगल कितना आता है बेटा, 180 डिग्री के आसपास आता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब इन दोनों को देख के बताओ कि इसमें ये हमारे पास स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा। चूंकि इसका एंगल 180 डिग्री आ रहा है और इसका एंगल कम है, तो ये हमारे पास अनस्टेबल होता है और ये बिल्कुल स्टेबल आपको दिख रही होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखा जाए, हमारे पास सिंगलेट कार्बिन की हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, हमारे पास सिंगलेट कार्बिन से। क्लियर? कोई डाउट पूछा जाए क्यों कहोगे इसका एंगल, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है, ये रिलैक्स पोजीशन में है, इसका एंगल कम है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस पर रिपल्शन लग रहा है, इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन लग रहा है, तभी तो दबा दिया गया, रिपल्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है और ये हमारे पास स्टेबल है। बात समझ में आ गई? तो कौन स्टेबल होता है, तो हम पूछा जाए कौन स्टेबल, तो हम कहेंगे सिंगलेट या ट्रिपलेट, तो आप कहोगे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दें, आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपसे हम ये कह दें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक x, ये x, और ये हमने लिख दिया इस तरीके से, तो अब तो आप पहचान ही जाओगे ना, ये x और ये x, और ये हमने यहां पे एक ये इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब तो आप पहचान जाओगे ना, कहोगे सर ये हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है और ये हमारे पास सिंगलेट कार्बिन है। ठीक है, अच्छा यहां पर हम क्लोरीन ले लेते हैं ताकि और समझ में आए। ये हमने ले लिया क्लोरीन, ये हमने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर बताइए ये सिंगलेट S लिख दिया, ये T लिख दिया, आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिंगलेट कार्बिन या ट्रिपलेट कार्बिन, तो इसका जवाब ये होगा कि इस बार सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर कहिएगा सर वो तो एंगल वाला चक्कर था, इसका 103 आ रहा था, उसका 180 आ रहा था, वो ज़्यादा स्टेबल, आपने फिर क्या बताया? तो इसका एक और जवाब है बेटा, इनऑर्गेनिक थोड़ी सी अलग रही है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन है। ठीक है, और कार्बन के पास जो ये हमारे पास कार्बन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास Cl है, नीचे की तरफ देखिएगा बेटा, ये हमारे पास Cl है। ठीक है, Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है, Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल पाया जाता है। तो जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं और ये भागना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जो हमसे वो पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग, उनको हमने बताया था कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसका मतलब क्या होता है, जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से नाचना शुरू कर देते हैं। यहां पर क्या था, इस क्लोरीन के पास एक खाली घर था, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन इलेक्ट्रॉन के पास घर नहीं था,
इनके पास घर नहीं था, इसके पास घर था, तो जिसकी जो जरूरत थी वो पूरी हुई। ये यहां से यहां पहुंचे और फिर यहां से यहां, दोनों के पास ऑसिलेट करना शुरू कर दिए। ऑसिलेट करना शुरू कर दिए तो यहां पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लिए, जो बहुत प्रिमिटिव तरीके से पढ़ के आए उनके लिए हम एक और यहां पे शब्द बोले दे रहे हैं। ये यहां पर एक शेयरिंग करने लगे और शेयरिंग करने से एक और बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसमें भी एक नया बॉन्ड बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा हो जाती है। तो किससे बेटा? ट्रिपलेट कार्बाइन से। और जो ये हमारे पास जो नया रिश्ता बना है, नया बॉन्ड बना है, इसको हम लोग बोलते हैं बीबी, बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग रही है तो घबराइएगा नहीं, थोड़ी सी आप अभी चीजें याद करते चलिए। आई एम श्योर जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। लेकिन अभी आपको यह बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लिया आपसे पूछ दे, अगर आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है तो आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लिए? कि अगर डाइक्लोरोकार्बीन पूछा जाए सिंगलेट में और डाइक्लोरोकार्बीन ट्रिपलेट में होगा तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सिंगलेट वाला। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पड़ जाएगा बेटा? उसमें हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। ये कहीं पर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और नॉर्मली जो होता है वो ट्रिपलेट कार्बाइन ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल 180 होता है, उसमें 103 होता है। सिंगलेट में उसमें हमारे पास रिपल्शन ज्यादा होता है सिंगलेट कार्बाइन में। बात समझ में आई? चलिए इसको इतना नोट करिए बेटा, फटाफट नोट करिए। आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अच्छा, जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होती है वो 2p में सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद 2p 3p में होती है, फिर हमारे पास 2p 4p, मतलब उससे आगे कम होती चली जाएगी। तो जितना क्लोज होंगे उतना जो है बैक बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होगी, जितना क्लोज होंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए CF2 ये हमारे पास है, फिर हमारे पास Cl2 ये हमारे पास है, और फिर हमारे पास CBr2। ठीक है, ये तीनों ही कार्बाइन है। और कौन सी कार्बाइन है बेटा? सिंगलेट कार्बाइन है। हम पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस वाली कार्बाइन की होगी, फ्लोरीन वाली, फिर उसके बाद क्लोरीन वाली, फिर ब्रोमीन वाली। क्यों? क्योंकि सर इसमें देखो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये 2p, ध्यान दीजिएगा दोनों सेकंड पीरियड के है ना, दोनों सेकंड पीरियड के। इसमें 2p होगा। इसमें जो हमारे पास बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p और 3p की होगी। इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी सर वो 2p की हो जाएगी और हमारे पास 4p की आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग चूंकि इसमें होगी इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल भी सर यही होगा। क्लियर? कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि यह हमारे पास कार्बाइन हो गई। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए इस कार्बाइन के ही बारे में। ठीक है, हमारे पास सिंगलेट कार्बाइन हमने पढ़ा दी, हमने आपको डुप्लेट कार्बाइन पढ़ा दी। एक चीज और समझ लीजिए कि हमारे पास एक टर्म क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है लीविंग ग्रुप। आगे चल के और डिटेल में आपको बताएंगे। अगर हैलोजन में हम लीविंग ग्रुप की बात करें तो सबसे बढ़िया आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? क्लोरीन होता है, और सबसे घटिया लीविंग ग्रुप कौन होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप आयोडीन क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन बड़ा होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, देखो यहां पर इच्छा की बात नहीं हो रही। मान लिया हमारे पास ये A है और ये हमारे पास F उसमें लगा हुआ है, और दूसरा हमारे पास A है उसमें हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, देखो तुम ये कहोगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हम कहेंगे बहुत बढ़िया, हम इसकी इच्छा का सम्मान कर रहे हैं। फ्लोरीन की इच्छा है ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की चाहत, ताकत है ना। बहुत बढ़िया, इसकी ताकत भी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की और चाहत भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्लोरीन, अगर क्लोरीन की बात की जाए, इसकी जो है ताकत इससे कम है और चाहत भी कम है। चाहत भी कम है और ताकत भी कम है। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? इसके पास जगह कम है, इसके पास जगह कम है। ये फ्लोरीन जो होता है, आप लोगों ने आयनिक एनर्जी पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? ठीक है, क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई गई होगी, आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ी होगी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा आपको। क्लियर? बात समझ में आ रही है? फ्लोरीन की चाहत तो बहुत ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे, लेकिन रख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास घर नहीं है,
बहुत छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन उसमें रख नहीं सकता। लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास घर तो बड़ा, चाहत तो कम होती है लेकिन घर थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से अपने घर में एकोमोडेट कर सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर पूछा जाए यहां से इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकलेगा, तो फ्लोरीन निकलेगा या क्लोरीन निकलेगा? भाई फ्लोरीन निकलना तो चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता तो जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट तो बहुत कर रहा है, लेकिन चूंकि पास इसके पास स्पेस नहीं होता है तो ये लेके निकल नहीं पाता है, लेकिन इसके पास स्पेस बहुत अच्छा खासा होता है तो ये लेके निकल लेता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं क्लियर? बहुत गरीब है, बहुत घर छोटा है। नहीं बात समझ में आ रही है? वो जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था, दफना दिया गया उसे चांदी की कब्र में, वो जिसको चाहती थी लड़का गरीब था। क्या करें, बहुत गरीब था, इसके पास जगह नहीं है ले जाने की, तो ये लिविंग ग्रुप बढ़िया नहीं होगा, ये लेके भाग नहीं पाएगा। ये लिविंग ग्रुप, ये अमीर घर का है, ये लेके भाग लेगा। अच्छा ये ज्यादा और अमीर, ये ब्रोमीन इससे ज्यादा अमीर ब्रोमीन है, वो इनसे बड़े घर का, ये देखो इतने बड़े घर का है, ठीक है, उसके पास जगह ही जगह है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा। और आयोडीन जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप का, सबसे बड़े घर का होता है, ठीक है ना, वो वहां से लेके निकल लेगा। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप अगर पूछा जाए हेलोजन में कौन होता है, तो खटाक से जवाब देना, लिविंग ग्रुप की बात की जाए सबसे बढ़िया आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है। और फ्लोरीन क्या होता है बेटा, उसके पास चाहत भरी पड़ी है, अरमान भरे पड़े हुए हैं, लेकिन क्या नहीं है, गरीब है, घर नहीं है, जगह नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया कौन होता है बेटा, आयोडीन होता है। अब एक छोटा सा आपसे सवाल पूछेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले आपसे बताएं कि अब यहां पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होगी। अभी थोड़ी देर पहले तक आपसे हमने जब बात की थी तो आपको यह मालूम था कि हमारे पास कार्बोकैटायन कैसे बनता है, होमोलिसिस से, हेट्रोलिसिस से। आपको यह भी मालूम है कि हमारे पास कार्बोनाइन कैसे बनता है, आपने कहा हेट्रोलिसिस से। हमने पूछा फ्री रेडिकल कैसे बनता है, आपने कहा होमोलिसिस से। अच्छा, कार्बीन के बारे में तो जानकारी नहीं चाहिए, बनता कैसे है ससुरा, ये बनता कैसे है, तो जरा जानते हैं कैसे बनता है बेटा। कार्बीन जो है सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बनता है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, और साथ में हमारे पास होता है KOH। ध्यान दीजिएगा, साथ में हमारे पास होता है KOH। अब देखो जहां से कॉन्सेप्ट एकदम शुरू हो गए, क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो बेस है, आप कहोगे सर ये तो बेस है, अगर ये बेस है और ये एसिड तो है नहीं, अगर एसिड होता तो बेस रिएक्ट करता, तो हम कहेंगे जरा ठहरो, इसमें हुआ क्या, 3 क्लोरीन लगे हुए, ये 3 क्लोरीन लगे हुए, दिख रहे नहीं दिख रहे, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर हमारे पास बेस कौन होता है, हमारे पास बेस कौन होता है और एसिड कौन होता है, ये बता सकते हो? तो आप कहोगे सर बेस वो होता है जो OH हो या जिसके पास OH हो, और जब पूछे एसिड कौन होता है तो आप कहोगे जो सॉल्यूशन में H+ दे सके, भाई तो एसिड होता है। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, ये हमारे पास कार्बन होता है, ये क्लोरीन होता है। चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लेते हैं। और एक क्लोरीन नहीं, 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन मिलकर सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अच्छा, कार्बन भी क्या होता है, देखो यह होता है अन्याय जो होता है, वो आप लोगों ने एक वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि ऊपर सबसे पहले ऊपर नेता होता है, नेता से एक बूंद गिरा, पानी गिरा, फिर उससे और कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो बेचारा जो सबसे गरीब होता है उसके हक में 1 बूंद आता है। ठीक है, तो जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे पैसा खींचते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे छोटे अधिकारियों से पैसा खींचते हैं, और जो छोटे अधिकारी होते हैं बेचारी वो आम जनता, ठेले वाले क्या करते हैं, जो ठेले वेले वाले खड़े होते हैं उनसे पैसा खींचते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे हुआ, देखो ये तो राजा आदमी थे, इन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन खींचे कार्बन से, कार्बन को मौका मिला, कार्बन ने सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन से सारे मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए तो हाइड्रोजन पे आ गया स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, और ये अपना हाइड्रोजन यहां से पॉजिटिव लेके निकल जाता है, मतलब ये H+ दे सकता है, इसका मतलब ये एसिडिक हो जाएगा, इसकी रिएक्शन एसिड बेस हो जाएगी। यहां से ये H+ निकल जाता है, जब H+ लेके निकलेगा, देखो ये OH और ये H+ लेके पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये क्लोरीन बचा। ठीक है, अब ये 3 क्लोरीन बचे, 1 क्लोरीन और ये हमारे पास 2 क्लोरीन और ये हमारे पास 3 क्लोरीन, और चूंकि हमारे पास पॉजिटिव लेके निकला होगा तो इस पे आ गया होगा निगेटिव,
ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से एक क्लोरीन जो हमारे पास था उसने क्या किए, ये जो उसके पास ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान देना, ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक क्लोरीन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl फॉर्म माइनस के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, बात समझे रहे ना, Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया। अब कार्बन के पास क्या बचा, देखो यहां से ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव, और पहले से एक नेगेटिव मौजूद था तो पॉजिटिव नेगेटिव नलीफाई हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था और एक चला भी गया, तो कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं अब बाहर का अलग से। तो कार्बन के पास दो क्लोरीन से बॉन्ड बने और अपने ही दो इलेक्ट्रॉन बन गए। देखो ये कौन से बनी बेटा, कार्बीन बनी। क्लियर नहीं क्लियर, तो ये कार्बीन बनी, इसको को बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। कैसे बनी, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि यहां से ये क्लोरीन निकल गया तो ये हमारे पास बनी डाइक्लोरोकार्बीन। अब छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सर ये सिंगलेट कार्बीन है या ट्रिपलेट कार्बीन है, तो बताओ अगर डाइक्लोरोकार्बीन है तो स्टेबल कौन सी होती है, सिंगलेट या ट्रिपलेट? तो आप कहोगे सर सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग होती है, तो ये कौन सी बनी होगी बेटा, सिंगलेट कार्बीन ही बनी होगी। क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछे, छोटा सा बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। चलो देखो 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 भैया, देखो 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 देखो, ये क्लोरीन, ये हमारे पास ब्रोमीन आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास एक H आ गया। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म था उसमें एक Cl को हटा के हमने ब्रोमीन लगा दिया, इसमें हमने KOH डाल दिया। देखो कहानी बिल्कुल वैसे ही चलेगी, ये भी ब्रोमीन भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा। ये H+ के फॉर्म में इस OH को लेकर निकल जाएगा, पानी के फॉर्म में माइनस H2O के फॉर्म में निकल गया। यहां पे हमारे पास क्या बचा, ये कार्बन बचा, इसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा होगा, यहां पर एक क्लोरीन है और यहां पर भी एक क्लोरीन है सर, देख लीजिएगा, और इस पे क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है। अब जरा सोच के बताइएगा कि हमारे पास ब्रोमीन बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, या ये क्लोरीन बाहर निकलेगा? ये आपसे क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, पूछता है भारत, पूछती है जनता, ब्रोमीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा या तीसरा क्लोरीन निकलेगा? तो आप जवाब दीजिएगा, और आप जवाब देने से पहले मैं आप इसका जवाब दूंगा। इसका सर जवाब ये है कि ये देखिए लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया है, क्लोरीन या ब्रोमीन? तो ऊपर लिखा हुआ है सर ब्रोमीन का घर बहुत बड़ा है, वो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग लेगा। ठीक है, बाद में मत कहना साकिब सर ने भागना सिखाया है, ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल लिया। अब यहां पर जो बना वो कौन सा बना बेटा, क्या बना हमारे पास, डाइक्लोरोकार्बीन बना। फटाफट नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए। ठीक है, अच्छा कार्बीन एक तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म और KOH से बन गया। सर कहीं और से भी कार्बीन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कहीं और से भी कार्बीन बन सकता है। एक हमारे पास होता है डायामेथिलीन। ठीक है, ये देखो CH2N2, ठीक, एक यहां से बन सकता है। एक हमारे पास होता है कीटीन, CH2CO, इससे भी बन सकता है। क्लियर नहीं क्लियर? अगर इसको हम थोड़ा सा हीट कर दें, पायरोलिसिस कर दें, पायरो माने हीट होता है, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है, हीट हम दे दें और हीट देने के बाद यहां से क्या निकलेगी बेटा, N2 गैस निकल जाएगी। यहां से देखो N2 बाहर निकल जाएगी, ये बचा CH2 और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहां से N2 गैस फुर। ठीक है, ये हमारे पास कार्बीन बना। ठीक है, क्या बना बेटा, कार्बीन बना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बोलो बेटा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, डाईएजोमेथीन, एजो। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, मेथीन। क्लियर? डाईएजो का मतलब क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है भाई साहब, 2 नाइट्रोजन है। हमने टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, नाइट्रोजन का मतलब एजो होता है, सल्फर का मतलब थियो होता है। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं कीटीन। स्पेलिंग देखे लेना हम भैया, बाद में ये ना कह देना सर किया आपने क्या लिख दिया कीटीन, ये तो स्पेलिंग बिल्ली के बच्चों वाली होती है। भैया यहाँ में बिल्ली के बच्चों को कोई लेना देना आया नहीं। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत बिल्लियां पाल रहे हैं। तो ये हमारे पास कीटीन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ये हमारे पास कीटीन हो गया। ठीक है, अब इस कीटीन से क्या होता है, ये हमारे पास यहां से CO निकल जाता है और ये हमारे पास ये बन जाता है। क्लियर? ये हमारे पास CO बाहर की तरफ निकल गया। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन ये कि सर कार्ब कटायन के बारे में तो खैर बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर जो हमारे पास रिएक्शन होंगी 90% नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्शन जो होगी वो कार्ब कटायन से होंगी।
ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल से होती हैं, उससे कम हमारे पास कार्बो एनायन से होती है, और जो हमारे पास जो कार्बीन होते हैं इनसे बहुत कम रिएक्शन होती है। ठीक है, कार्बीन के एग्जाम्पल आपको पढ़ने पड़ेंगे 3 जगह। ठीक है, एक तो हमारे पास रीमर टीमन में पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कार्बल अमीन में पढ़ना पड़ेगा, और तीसरा हमारे पास जो है एडिशन में पढ़ना पड़ेगा। अब जब एडिशन कराएंगे तब बताइएगा, जब इसका एडिशन कराएंगे तब बताइएगा सर आप क्लियर नहीं क्लियर, बात समझे रहिएगा और बहुत समझ के बताइएगा। क्लियर। अब आपसे जब भी हम पूछें कि हमारे पास कार्बिन का इस्तेमाल हम कहां कहां करेंगे, तो कार्बिन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे रीमर टीमन रिएक्शन में, हम लोग कार्बल अमीन में करेंगे, और हम लोग एडिशन रिएक्शन जब होगी तो इसका एडिशन कराएंगे हम लोग एक जगह पे। ठीक है, कल के लेक्चर में थोड़ा सा इसमें बता देंगे कहां कहां एडिशन करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर, कल के लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दे देंगे। क्लियर। अच्छा, तो हमने पूरी तरीके से कार्बीन को पढ़ लिया। बेटा कार्बीन क्या होते हैं? कार्बीन वो होते हैं जिसमें 2 बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है खाली छूट जाए। क्लियर नहीं क्लियर, 2 ही बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें खाली छूट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बीन बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक टर्म होता है नाइट्रीन। जैसे हमारे पास कार्बीन होता है जैसे हमारे पास कार्बीन होता है, बिल्कुल वैसे ही नाइट्रीन होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोवैलेंट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये मोनोवैलेंट है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। क्या बनता है बेटा? एक ही बॉन्ड बनाता है, और उसके पास ये 2 ठो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये होता है। इसको हम लोग सर क्या बोलते हैं? नाइट्रीन बोलते हैं।